हेलो, वेलकम टू MIIT कॉमर्स क्लासेस। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेके आए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 7 समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और क्या 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 हम लोग किस चीज पर डिस्कस करेंगे। समग्र मांग क्या होती है, समग्र पूर्ति क्या होती है, इन सब के कौन कौन से अवयव होते हैं, समग्र मांग यानी उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, बचत प्रवृत्ति क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो के द्वारा ये देखेंगे कि क्या क्या इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है। देखिए, चैप्टर है आपका 7, चैप्टर 7, और यहां है आपका समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो यहां पर एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, समग्र मांग क्या होती है। समग्र मांग का आशय होता है एक लेखा वर्ष के दौरान, किसके दौरान, एक लेखा वर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय तथा निवेश के कुल योग से है। क्या होता है, समग्र मांग का आशय एक लेखा वर्ष के दौरान पूरे देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय तथा निवेश के कुल योग से होता है। समग्र मांग को कुल व्यय भी कहा जाता है। यह एक प्रवाह है, क्या है, इसे एक अप्रवाह, फ्लो अप कॉन्सेप्ट मानते हैं। तो बात आई समझ में कि समग्र मांग का आशय एक लेखा वर्ष के दौरान, यानी कि एक लेखा वर्ष के दौरान, एक अकाउंटिंग यानी फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तथा निवेश पर किए जाने वाले व्यय के योग को हम समग्र मांग कहते हैं। समग्र मांग को कुल व्यय भी कहा जाता है। यह एक कैसी अवधारणा है, यह एक फ्लो अवधारणा है, मतलब प्रवाह अवधारणा है। समग्र मांग बराबर क्या होता है, निजी उपभोग व्यय, निजी निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये हमारे क्या है, समग्र मांग के घटक हैं, यानी समग्र मांग सबके बराबर होता है। अब हम बात करते हैं समग्र मांग के अवयव कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो पहला है निजी उपभोग व्यय, यानी कि एक देश के अंदर उसके निवासियों के द्वारा जितना भी निजी उपभोग व्यय किया जाता है और निजी निवेश व्यय किया जाता वो, और सरकार के द्वारा उस देश की अर्थव्यवस्था में जितना भी खर्च किया जा रहा वो, इसमें से हम निर्यात माइनस आयात कर देते हैं तो ये शुद्ध निर्यात आ जाता है। तो एडी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम हो जाता है। क्या हो जाता है, एडी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम हो जाता है। तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाता है। अब हम बात करते हैं समग्र पूर्ति की। तो देखिए, समग्र पूर्ति क्या होती है। समग्र पूर्ति किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय में, किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय में सभी उत्पादक, जितने भी उत्पादक हैं, जितनी वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उन सभी का मौद्रिक मूल समग्र पूर्ति कहा जाता है। तो उन सभी का जो क्या होता है, मौद्रिक मूल्य होता है, उस समग्र पूर्ति कहा जाता है उसको। फिर आता है समग्र पूर्ति के क्या क्या अवयव होते हैं। यहां उपभोग, सी आय का वह भाग जो वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च कर दिया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। क्या होता है, उपभोग क्या होता है, किसी
आय का वह भाग जिसे हम वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च कर देते हैं वह हमारा क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। बचत क्या होती है? आय का वह भाग जो खर्च नहीं किया जाता है उसे बचत कहा जाता है। अब सेविंग कैसे निकालते हैं? तो इनकम में से अगर हम उपभोग को माइनस कर देते हैं तो हमारी सेविंग निकल आती है, और इनकम बराबर क्या होता है? कंजप्शन प्लस सेविंग होता है। और यहां पर अगर हमें कंजप्शन निकालना हो तो इनकम में से सेविंग माइनस कर देते हैं। ठीक, तो यहां पर कई फॉर्मूले बन जाते हैं। ये सेविंग का फॉर्मूला हो गया, ये इनकम का हो गया, ये उपभोग का फॉर्मूला हो गया, और ए एस बराबर क्या होता है? सी प्लस एस होता है। एग्रीगेट सप्लाई बराबर उपभोग प्लस बचत। तो आय का वह भाग जो वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं, और आय का जो भाग वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च नहीं किया जाता है उसे बचत कहा जाता है। अब यहां बात करते हैं उपभोग फलन की। उपभोग फलन क्या होता है? उपभोग और आय के फलनात्मक संबंध को, किसके? उपभोग और आय के फलनात्मक संबंध को क्या कहा जाता है? उपभोग फलन कहा जाता है। कीन्स ने क्या कहा है कि किसी अर्थव्यवस्था का कुल उपभोग व्यय मुख्य रूप से आय पर निर्भर करता है। कीन्स ने बताया है कि किसी अर्थव्यवस्था में का जो कुल उपभोग होता है, उपभोग व्यय होते हैं, वो मुख्य रूप से किसके ऊपर निर्भर करते हैं? आय के ऊपर निर्भर करते हैं। एस सी बराबर एफ वाई हो जाता है। अब हम बात करते हैं यहां पर उपभोग प्रवृत्ति की। तो उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? और उपभोग प्रवृत्ति को दो भागों में बांटा जाता है। एक औसत उपभोग प्रवृत्ति होती है और एक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं उपभोग औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? औसत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो यहां पर आता है उपभोग और आय के, किसके? उपभोग और आय के आनुपातिक संबंध को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। किसके? उपभोग और आय के आनुपातिक संबंध को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर क्या होता है? उपभोग अपॉन आय। क्या होती है? उपभोग अपॉन आय। अब यहां पर देखो, आपको आय दी हुई है और ये आपको उपभोग दिया है और ये आपकी एपीसी दी है। अब यहां पर क्या है? 150 रुपए आय थी, तब आप 100 रुपए खर्च कर रहे थे, तो एपीसी कैसे निकालेंगे? सी अपॉन बाई हो जाएगा। तो सी आपकी ये थी, बाई आपकी ये थी, इससे इसको डिवाइड कर दिया। फिर आपकी इनकम 300 है, खर्चा आपका 180 है, तो 180 इसको डिवाइड कर दे 0.6 आ जाएगा। इस तरीके से हम, अगर मान लो क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि यदि एपीसी का मूल्य 0.8 है तो एपीसी का मूल्य क्या होगा, है ना? अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो आपको पता है या हम जानते हैं कि एपीएस बराबर होता है 1 माइनस एपीसी। तो 1 माइनस 0.8 जब आप कर देंगे तो आपका 0.2 आंसर आ जाएगा। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन बहुविकल्पी पूछा जाता है कि एपीसी का मूल्य अगर 0.8 है तो एपीएस का मूल्य क्या होगा? तो एपीएस बराबर 1 माइनस एपीसी होता है, तो 1 माइनस 0.8 बराबर 0.2 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की। किसकी? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की। तो यहां पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? उपभोग में आनुपातिक परिवर्तन और आय में आनुपातिक परिवर्तन के आनुपातिक संबंध को हम क्या कहते हैं? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं।
उपभोग में परिवर्तन के आनुपातिक, यानी कि आय में आनुपातिक परिवर्तन तथा उपभोग में आनुपातिक परिवर्तन के संबंध को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अब एमपीसी बराबर क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन, इन दोनों का जो संबंध होता है उसे हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यह हमें सिंपल भाषा बताएं तो उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के संबंध को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो यहां पर आपको ये क्या दी है, आय दी हुई है, ये आपको उपभोग दिया हुआ है। अब यहां पर आय में परिवर्तन निकाल लिया, आय में परिवर्तन, और ये उपभोग में परिवर्तन। क्या बताया, आय में परिवर्तन तथा उपभोग में परिवर्तन के आनुपातिक संबंध को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो एमपीसी बराबर क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, उपभोग में परिवर्तन अपॉन आय में परिवर्तन। अब यहां पर ये आपको क्या दिया हुआ है, आय दी हुई है, क्या दी है, आय, और ये आपको उपभोग दिया है, और ये आय में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, और ये उपभोग में परिवर्तन है ना। अब ये आ गया तुम्हारा, देखो यहां हमारी जब जीरो इनकम थी तो जीरो से कितनी बढ़ गई, 50, फिर 50 से कितनी हो गई, 100, 100 से कितनी हो गई, 150, ठीक। तो अब यहां पर जो आपकी इनकम थी, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते इसको, हाँ। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर देखो आपकी इनकम जीरो थी, जीरो से फिर आपकी 50 हो गई, 50 से 100 हो गई, 100 से 150, 150 से 200 हो गई। यहाँ आपका कंजप्शन 20 था, 20 से कितना हो गया, 60, 60 से 100, 100 से 140, 140 से 180 हो गया, है ना। अब आपको इसमें से इसमें परिवर्तन, जीरो से कितना चेंज हुआ, 50, फिर 50, फिर 50, फिर 50 आ गया। डेल्टा सी कितना चेंज हुई, 40, 40, 40, है ना। तो अब एमपीसी का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो सी की वैल्यू आपकी कितनी थी, 40 थी, ये आपका गलत है, ठीक। यहां से देखो डेल्टा सी कितनी है, 40, डेल्टा वाई कितनी है, 50, इसको इससे काट 0.8 आ जाएगा, यहां तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक। फिर इसके बाद फिर 040 अपॉन 50 कर देंगे तो ये भी इसको कट जाएगा, 0.8, 0.8। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं कि एमपीसी और डेल्टा सी, एमपीसी की कैलकुलेशन कैसे की जाती। अब एक क्वेश्चन बनता है, जैसे यदि एमपीसी बराबर 0.8 है तो एमपीएस का मूल्य क्या होगा, है ना। तो क्या हम जानते हैं एमपी एस बराबर क्या होता है, 1 माइनस एमपी सी होता है। तो 1 में से 0.8 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 0.2। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा।
हाँ, अब देखो यहां पर क्या है, ये पहले ओ और एक्स, यहां से यहां पे इनकम थी, इनकम हमारी बढ़ गई है और उपभोग भी बढ़ गया, तो ये उपभोग को मिलाने वाली रेखा है और यहां पर ये हमारा पॉइंट था जिस पर ये इंटरसेक्ट कर रही थी। तो यहां पर इससे और इसके बीच में क्या चेंजमेंट आता है, तो ये हमारा डेल्टा वाई हो जाती है और ये डेल्टा सी हो जाती है। तो एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई हो जाता है। अब देखो यहां पर बचत फलन क्या होता है, आय और बचत के आनुपातिक के फलनात्मक संबंध को बचत फलन कहा जाता है, क्योंकि बचत आय पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, बचत आय पर निर्भर करती है। तो सेविंग फंक्शन हमारा एफ इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो यहां पर देखो, अब यहां पर बचत प्रवृत्ति के प्रकार, अब यहां पर बचत प्रवृत्ति एक होती है औसत बचत प्रवृत्ति और एक होती है सीमांत बचत प्रवृत्ति, ये दो प्रकार की होती है। तो औसत बचत प्रवृत्ति को हम एपीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीएस, और इसको क्या बोलते हैं, एमपीएस। औसत बचत प्रवृत्ति बचत और आय के आनुपातिक संबंध को कहा जाता है। एपीएस बराबर आपका होता है एस अपॉन वाई। एस बराबर आपकी क्या है, बचत है, और वाई बराबर आपकी आय है। तो यहां पर सीमांत बचत प्रवृत्ति का आशय बचत में आनुपातिक परिवर्तन, किसमें, बचत में आनुपातिक परिवर्तन और आय के आनुपातिक परिवर्तन के संबंध को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। क्या बताया, बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के संबंध को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। एमपीएस बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई हो जाती है। तो डेल्टा एस बराबर क्या होता है, बचत में परिवर्तन होता है, और डेल्टा वाई बराबर आय में परिवर्तन होता है। अब यहां बात कर रहे हैं निवेश क्या होता है। देखिए, निवेश से आशय उन खर्चों से लगाया जाता है, निवेश से आशय उन खर्चों से लगाया जाता है जिसके द्वारा पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि करने से होती है। अब यहां क्या बताए, निवेश का आशय उन खर्चों से होता है जो पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि करने से होती है। अब यहां बात कर रहे हैं निवेश के प्रकार। किसके प्रकार, निवेश के प्रकार। तो निवेश दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेरित निवेश होता है और एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, स्वायत्त निवेश। अब देखो प्रायत्तता है यहां पर, देखो प्रेरित निवेश क्या होता है, ये वे निवेश होते हैं जो किसी देश की अर्थव्यवस्था में आय एवं लाभ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, आय और लाभ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। अधिक लाभ पर अधिक निवेश, कम लाभ पर कम निवेश। तो ऐसे निवेश को हम प्रेरित निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरित निवेश कहते हैं। और एक होता है स्वायत्त निवेश। स्वायत्त निवेश का आशय होता है स्वतंत्र निवेश, आय के और बचत के स्तर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे अधिक हो या कम आय हो, इसके स्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे हम स्वायत्त निवेश कहते हैं। अब देखो यहां हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी क्या होती है। तो देखो बेरोजगारी का आशय उस स्थिति से होता है जब कोई व्यक्ति कार्य तो करना चाहता है लेकिन उसे कार्य नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेरोजगारी।
बेरोजगारी का आशय उस स्थिति से होता है कि जब कोई व्यक्ति काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। अब ये बेरोजगारी के अगर हम प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है, एक ऐच्छिक बेरोजगारी और दूसरा होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। अब देखो यहां पर ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? ऐच्छिक बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है, ऐच्छिक बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिसमें कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के पास काम तो होता है पर वह काम नहीं करना चाहता है, तो ऐसी बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा अनैच्छिक बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिसमें कोई व्यक्ति काम तो करना चाहता है पर उसे काम नहीं मिलता है, जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर होती है उस पर भी उसे काम नहीं मिलता है, तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। और ये चैप्टर इस तरीके से आपका खत्म होता है और यहां पर कुछ फॉर्मूले वगैरह दिए हैं, तो उनको हम देखो किस प्रकार एक्सप्लेन करते हैं। आइए चलते हैं। तो यहां पर कुछ फॉर्मूले हैं, तो यहां पर आप ए पी सी बराबर सी अपॉन बाई हो जाएगा। सी बराबर आपका होता है उपभोग अपॉन आय, इसे बोलते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति, है ना। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर सी अपॉन बाई होती है, पहला फॉर्मूला। दूसरा औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस, तो यहां पर इसको हम बचत अपॉन आई लिख सकते हैं, एस अपॉन बाई लिख सकते हैं, ठीक। दूसरा, तीसरा फॉर्मूला है एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1 होता है। चौथा फॉर्मूला एपीसी बराबर 1 माइनस एपीएस होता है। फिर एपीएस अगर निकालना हो तो 1 माइनस एपीसी कर देंगे। फिर यहां पर सीमांत बचत अगर प्रवृत्ति निकालना है, आपको एमपीएस निकालना है, तो आप क्या करेंगे? बचत में परिवर्तन अपॉन आय में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा बाई हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट है आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी बराबर होता है उपभोग में परिवर्तन अपॉन आय में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा बाई, ये आ जाएगा आपका। फिर
यहां अब 8 पॉइंट आपका बनेगा MPC प्लस MPS बराबर हो जाता है 1, और MPC निकालना हो तो 1 माइनस MPS हो जाता है, और अगर MPS निकालना हो तो 1 माइनस MPC हो जाता है। और I बराबर क्या होता है, उपभोग प्लस बचत होती है। ये हमारा C हो गया, ये हमारा S हो गया। अगर हमें C निकालना है तो इनकम में से सेविंग को माइनस कर देंगे, और अगर हमें बचत निकालनी है तो इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से ये आपके फॉर्मूले बनते हैं इस पूरे चैप्टर में। तो इस पूरे चैप्टर में आपने ये फॉर्मूले पढ़े, और आपने सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, बचत प्रवृत्ति क्या होती है, समग्र मांग क्या होती है, समग्र पूर्ति क्या होती है, ठीक, इनके अवयव क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको किस चैप्टर के नोट्स चाहिए और किस चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए, कमेंट में आपको जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।